हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ पूरे बायो का मॉडल पेपर। हाँ जी, पूरे बायो का मॉडल पेपर का मतलब ये होता है बच्चों कि मैं पूरे बायो से मॉडल पेपर उठाया। 6-7 मॉडल पेपर है, A to Z मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पे करेंगे। और कौन कौन सा क्वेश्चन आना है, कैसे क्वेश्चन आया है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप जो है इस पूरे मॉडल पेपर को एक साथ आज और अभी और इसी वक्त पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। चलो भाई साहब देखो, फटाफट करते हैं। कहता है कि पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिक रूपांतरण में संबंध का कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक रूपांतरण मतलब होता है GMO। ठीक है, GMO मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यस, तो किसके लिए है भाई? आनुवंशिक रूपांतरित फसलों की सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिगुण का मतलब होता है उनके प्रति जो है अधिक जो है, जैसे पौधे जो होते हैं ठंड में बर्बाद हो जाते हैं तो अधिक ठंडी भी पड़ेगी तो सहनशील होंगे, सह लेते हैं। सूखा भी पड़ गया तो सह लेते हैं। ऐसे GMO पौधे ऐसे होते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित रासायनिक पिंडकनाशक, सही बात है। जो हम लोग कीट में, जो फसलों में हम लोग दवा डालते हैं उसमें कम निर्भरता। ठीक है। तीसरा, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों में पोषण स्तर बढ़ाना, यानी विटामिन और प्रोटीन इंक्रीज करना, इसे हम लोग कहते हैं। सही बात है। तो इसमें आंसर आपका सही कौन सा होगा? उपरोक्त में से सभी। इसमें सभी है तो सभी में से आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें चिकनी मिट्टी की कणों का, अरे इससे कोई मतलब नहीं। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। फिर बीटी कॉटन की बात है। बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में कौन प्रयोग करता है? कीटनाशक के रूप में कौन? तो इसमें हो जाएगा प्रोटीन बच्चों, कीटनाशक के रूप में। ओके, अगला बायोपायरेसी क्या है? अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा है। बायोपायरेसी मतलब होता है जो कोई राष्ट्र, जो कोई देश, कंट्री या मल्टीनेशनल कंपनियां अगर किसी क्षेत्र में या किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग करती है बिना किसी अनुमति के और बिना किसी पैसे के, ठीक है, उसको नहीं देते हैं और उसका उपयोग करती है, तो ऐसे कंडीशन को बायोपायरेसी कहते हैं। अगला देखो, कीस्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, अभी देखो चाइना इस पे काम कर रहा है। कहते हैं कीस्टोन प्रजातियां क्या होती है? ऐसी बहुत सारी प्रजातियां, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां का समूह या समुदाय जो वहाँ के पर्यावरण को बदलने में सक्षम होती हैं। ऐसे जातियों को कीस्टोन जातियाँ कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, अगर रेगिस्तान में हम चूहों को छोड़ दिया या खरगोश को छोड़ दिया जाए तो वहाँ के पर्यावरण को, रेगिस्तान को चारागाह में बदल सकती है, मतलब वहाँ पे घास वोस उगने लगेगी। तो ऐसे जातियों को हम कीस्टोन जातियाँ कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, IUCN का पूरा नाम और WWF का पूरा नाम। बहुत ईजी है। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। WWF का नाम WWF। बताओ तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख के, इन दोनों को कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाक से तुरंत करो, कमेंट करो भैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? हेलो बच्चों, इंटरफेरॉन क्या है? जब कोई कोशिका वायरस के द्वारा संक्रमित है तो वह कोशिका एक प्रकार की प्रोटीन निकालती है और वो प्रोटीन अपने उस कोशिका के पासवर्ती कोशिका में जाकर, उसके पास की कोशिकाओं में जाकर के बताती है कि किस तरह का वायरस आया है जो मेरे ऊपर संक्रमण किया। ऐसे प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, यानी इंटरफेरॉन एक प्रकार की प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन। जैव विविधता की परिभाषा कैसे करना है? तो कहेंगे परितंत्र में पाए जाने वाले ऐसे अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और जातियां जो एक ही जगह पर रह करके एक दूसरे के परस्पर अन्योन्य क्रिया करके जीती है, ऐसे जातियों के समूह को जैव विविधता कहते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट,
क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे काई प्रोटीन क्या है और उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है, और मनुष्य में प्रोटीन के फायदे बताइए। ठीक है, क्राई प्रोटीन क्या है बच्चों? बीटी जीवाणु से निकलने वाला एक प्रोटीन है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये कीटों के आंत में जा करके छेद करता है जिससे कीट मर जाते हैं। इस कारण इसको हम कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोटीन और दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होती है। अच्छा, ये किस जीव में निकलता है? तो आप याद रखिएगा बीटी जीवाणु। फिर अगला क्वेश्चन है मानव में बच्चों मानव में इसका फायदा क्या है या उपयोग कैसे करता है? मानव क्या करता है? बीटी फसल बनाता है, इसका ये उपयोग हुआ। ठीक है, कोई किसी में ये इस जीन को डाल देंगे तो वो क्राई प्रोटीन बनाएगा, तो कीट इसको नहीं खाएंगे, पैदावार ज़्यादा होगी, तो मनुष्य के लिए तो लाभ है, लाभ है। यही बात है। परभक्षण किसे कहते हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। परभक्षण किसे कहते हैं? आंसर बताओ। परभक्षण क्या होता है बच्चों? जब कोई जीव दूसरे जीव को मार करके खा जाता है। जब कोई एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है तो ऐसे दो जीवों के बीच पारस्परिक संबंध को परभक्षण कहते हैं। इसमें एक जीव को लाभ होता है, एक जीव तो खत्म हो गया। अच्छा, ये लंबे समय तक हानिकारक भी होता है। कैसे? जैसे परभक्षण हो रहा है, एक जीव दूसरे के जीव को मार के खा रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा बच्चों कि जिसको मार के खाया जा रहा है वो खत्म हो गया, तो दूसरा भी जीव संकट में आ जाएगा जो उसको मार के खा रहा था, तो ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अगला, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। इनके संरक्षण के दो उपाय बताना है। ठीक है, ये वाला जैव विविधता तो अभी मैंने बताया कि परितंत्र में पाए जाने वाले ऐसे अनेक प्रकार की प्रजातियां या जंतु जो वहाँ पर सर्वाइव करती हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। दूसरा, इनके संरक्षण के उपाय, एक होता है स्वास्थानीय, एक होता है बाह्य स्थानीय। स्वास्थानीय और बाह्य स्थानीय में आपको लिखना है। ये नहीं कि दोनों नाम लिख दो बस बात खत्म कर दो, नहीं, ऐसा होता नहीं जी, ऐसा आपको करना नहीं है। स्वास्थानीय को लिखना है, बाह्य स्थानीय को लिखना है। ठीक है, स्वास्थानीय मतलब क्या होता है? ऐसे संरक्षण की ऐसी विधि जब किसी वन्य जीव को उनके प्राकृतिक वास स्थान पर घेरा बना के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो उसे हम स्वास्थानीय कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। ओके, चलो अगला चलते बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, केंद्रकी और कोशिकी भ्रूण पोष का केवल नामांकित चित्र बनाइए। इस क्वेश्चन को देखो, एक कोशिका ऐसे बनाना है तो कहते हैं कोशिकी केंद्रकी, तो जैसे कहते हैं देखो जो 3N होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद 3N बनता है और 3N ही जो होते हैं भ्रूण पोष बनाती है। हाँ, अब इनमें जब केंद्रक का विभाजन होता है, जब पहली बार केंद्रक विभाजन हुआ, पहली बार हुआ या दूसरी बार हुआ या तीसरी बार हुआ, कितनी भी बार होगा, लेकिन इनके बीच जो है कोशिका भित्ति ये वाली नहीं आएगी, तो उस पूरे कोशिका में क्या होगा, फिर केंद्रक 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 रहेगा, मतलब कि सिर्फ केंद्रक 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 ऐसे रहेगा। जैसे कहते हैं केंद्रकी भ्रूणपोष। दूसरा बच्चों आता है कोशिकीय भ्रूणपोष, जैसे सेल है, केंद्रक बना, फिर उसमें भित्ति आई, फिर केंद्रक बना, फिर भित्ति आई, फिर केंद्रक बना, फिर भित्ति आई, तो इसे हम लोग कहते हैं कोशिकी, बार बार कोशिका बन रही है। हाँ, तो इसे कोशिकीय भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं, मानव शुक्राणु की संरचना और नामांकित चित्र बनाए। कितना इजी सा बच्चों, बना लोगे ना एकदम। मानव शुक्राणु की संरचना और का संचित्र वर्णन कीजिए, मतलब उसके पार्ट्स का नाम लिखना है ना। जैसे उसके ऊपर क्या होता है, कैप संरचना होती है, कैप मतलब जैसे एक क्रोमोसोम बोलते हैं, फिर टेल होती है, फिर उसको हेड, फिर मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब इसको सबके बारे में लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पूरा क्वेश्चन आपको करना है। पहले ध्यान से किताब कापी पेन जिसके पास ना हो ले लो, अगर किसी के पास ना हो तो पड़ोस में ले लो, लेकिन सारे क्वेश्चन को आपको बताना ही बताना है, तो बताना है, इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, चलो
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पुनर्योजक तकनीकी से, पुनर्योजक मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, के द्वारा इंसुलिन निर्माण का उत्पादन का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखो इसका हम लोग क्या कहते हैं, 1983 में एली लीली नामक एक अमेरिकी कंपनी थी जो पहले बायोटेक द्वारा यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्वारा इंसुलिन का निर्माण कराया था। उसने क्या किया था, इंसुलिन बनने के लिए जो जीन था, जीन बच्चों, उसको ले करके वाहक डीएनए के साथ जोड़ दिया था, इसको जाके जोड़ दिया, जोड़ने के बाद रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब इसे ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला गया पूरा, और जब ये जीन गया वहाँ क्लोनिंग किया और फिर से इंसुलिन की 3 चैन बना लिया, ABC, और ABC चैन को बाहर निकाल करके A और B को जोड़ करके सल्फर बॉन्ड द्वारा प्रोटीन बना लिया गया, मतलब इंसुलिन बन गया। तो ये आपको मिलेगा आपको बायोटेक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखे, परस्परता पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। सहोपकारिता मतलब जब एक जीव, सुनना ध्यान से सुनना, एक जीव दूसरे जीव के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, ठीक है, दोनों जीवों को लाभ होता है, इसको हम लोग कहते हैं सहोपकारिता। जैसे बच्चों ततैया कीट का संबंध अंजीर के पौधे से होता है, ठीक है ना, अंजीर के पौधे से। देखो ततैया अंजीर के पौधे में अपने अंडे देती है, उसको जगह मिल गया, साथ ही साथ अंजीर के पौधे में वो क्या करवाती है, परागण करवाती है। तो दोनों के बीच अच्छा खासा संबंध होता है, दोनों को लाभ होता है, तो इसी को हम कहते हैं सहोपकारिता। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, विश्व भर के पर्यावरणविद कुछ क्षेत्रों को हॉट स्पॉट नाम दिया। हॉट स्पॉट क्या होता है, कहता है पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र या ऐसा परितंत्र जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर ऐसी जीव जातियाँ पाई जाती हैं जो संसार के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, ऐसे क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। अब अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती तो उसका प्रोटेक्शन, संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो अगर वहाँ से नष्ट हो जाएंगी तो पूरी धरती से ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। अच्छा, भारत के कितने हॉट स्पॉट हैं? 3 तो है ही ना। भारत में कितने हॉट स्पॉट है बच्चों? 3। यहाँ पे दो नाम लिखना था, एक हिमालय का क्षेत्र, एक पश्चिमी घाट और एक श्रीलंकाई क्षेत्र, ठीक है, ओके। अगला देखो, आवर्त चक्र क्या है? मेस्टुलेशन, जो स्त्रियों में पीरियड्स होता है उसे आवर्त चक्र कहते हैं। कहते हैं स्त्रियों में पाया जाने वाला ऐसा चक्र जिसमें इंडोमेट्रियम वाल टूट करके ब्लीडिंग करता है प्रत्येक महीना और ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसे आवर्त चक्र कहते हैं। इसको नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का नाम बताना है, तो आप याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और LH और FSH, ठीक है ना, याद रखना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एकदम याद कर लेना, LH और FSH, ठीक है, ओके सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अनुवांशिकता रूपांतरित फसल व उनके लाभ और हानि, 2 चीज़ होता है। अगर GMO द्वारा बनाया गया, जो GMO द्वारा बनाया गया बच्चों, GMO द्वारा बनाया गया फसल का लाभ भी है हानि भी है। वो कैसे है सर? देखो लाभ और हानि कैसे, अनुवांशिक रूपांतरित से तो लाभ तो ये है कि हम ऐसे फसल बनाते हैं जो जिनको कीट नहीं खाते, अधिक उत्पादन होता है। दूसरा ये कि हम उनके पोषणों में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, या प्रोटीन उसमें हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये है कि वो कम सिंचाई क्षेत्रों में उग सकते हैं, ठीक है, अधिक ठंडियों में भी ग्रो कर सकते हैं, है ना, कम फसल पकने के बाद कम नुकसान होगा। लेकिन हानि भी है। साथ ही साथ हानि कैसे है, देखो इसकी हानियाँ इसलिए है बच्चों कि अगर मान लो हम GMO बनाते हैं और एक भी DNA का बेस इधर उधर हो गया तो हो सकता है वो नई ऐसी प्रोटीन बना ले जो हमारे शरीर में
घातक हो जाए या बीमार कर दे हमें, या हमारे आनुवंशिक में मतलब जो है पूरा फेरबदल कर दे, है ना जी, तो इसका हानि भी है। किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधे का नाम बताओ। हेलो बच्चों, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है ना। 2 कीट भक्षी का नाम, 2 कीट भक्षी पौधे का नाम बताना, ऐसे पौधे जो कीट को खाते हैं, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। वन प्राणी के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? आंकड़ों की लाल किताब क्या है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, IUCN अभी ऊपर आया था ना, उन्होंने लाल किताब का आंकड़ा किया था। वन्य जीव के संरक्षण का क्या तात्पर्य? वन्य जीव को हम लोग संरक्षित क्यों करते हैं? एक एक्स सीटू से, एक इन सीटू से, जिसे हम लोग स्वास्थ्य और बाह्य स्थानीय के नाम से जानते हैं, है ना, स्वास्थ्य और बाह्य स्थानीय, इन दोनों में इनका प्रोटेक्ट क्यों, तात्पर्य क्या है, इनका क्यों कहते हैं? तो हम कहते हैं, देखिए हम बहुत सारे पेड़ पौधे, जंतुओं से भोजन, ठीक है, मेडिसिन, बहुत सारी ड्राई या इत्र, बहुत सारी चीज़ को हम लोग इन्हीं से एज ए भोजन के लिए, सब पर तो इन्हीं पर डिपेंड है, तो इनको हमारा प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म है। दूसरा आता है लाल आंकड़े की लाल किताब, रेड डाटा बुक, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक है क्या? रेड डाटा बुक किसे कहते हैं बच्चों? तो रेड डाटा बुक हम ये लिखाएंगे कि लाल किताब वाले IUCN ने रेड डाटा बुक जारी किया, जिसमें जो है विलुप्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, ठीक है, या यूनिक जातियों को इसमें दर्शाया जाता है, उनकी संख्या, नंबर उनको दर्शाया जाता है किस स्थान पे है। रेड डाटा बुक इसलिए होता है ताकि हम उन जातियों का संरक्षण कर सकें। टीकाकरण और टॉक्साइड में अंतर क्या है? टीकाकरण और टॉक्साइड बच्चों, टीकाकरण, अच्छा टीका का फॉर्मेशन कैसे होता है, टॉक्साइड क्या होता है, 2 चीज़ है। तो टीकाकरण का मतलब होता है जब हम किसी सजीव या मृत जीवों को किसी की बॉडी में डालते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रतिरक्षा उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनाती है, तो ऐसे प्रोसेस को टीकाकरण कहते हैं। टॉक्साइड क्या है बच्चों? टॉक्साइड मतलब ये होता है जब हम किसी हमारी सेल जो है, हमारी सेल जब किसी वायरस बैक्टीरिया से संक्रमण होती है तो उसके विरुद्ध जो है केमिकल बनाती है, ठीक है, तो उसे हम लोग टॉक्साइड के नाम से जानते हैं, उसके विरुद्ध उसको मारने के लिए, हाँ, तो टॉक्साइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। स्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन भैया, कंपटीशन याद रखो, कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन का मतलब ये होता है जब एक जैव संसाधन के लिए बहुत सारी जातियाँ एक ही जैव संसाधन के लिए बहुत सारी जातियाँ उस पर डिपेंड होती है, भोजन के लिए, वास स्थान के लिए, तो उन दोनों के बीच कंपटीशन होता है। अब जो उसमें जो स्ट्रांग होगा वही उस चीज़ का भक्षण करेगा और अच्छे से सर्वाइव करेगा, लेकिन जो वीकनेस होगा वो बेचारा मर जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक घातक है, ठीक है। अब कंपटीशन में दोनों जातियाँ मरती हैं, जब दोनों जातियाँ एक ही जैव संसाधन के लिए कंपटीशन करती हैं तो उनमें दोनों को हानि होती है। अगला चलते, झूम खेती पर टिप्पणी लिखना। झूम खेती क्या होती है बच्चों? झूम खेती आदिवासियों में ज़्यादा होती है। ऐसे झूम खेती को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे स्थान जहाँ पर हम लोग जंगलों को काटकर फसल उगाते हैं, जब वहाँ पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वहाँ भी खेती बाड़ी करते हैं, जंगल सफा करते हैं, फिर से खेती बाड़ी करते हैं, फिर वहाँ भी जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं। चलिए अगला, आदिवासियों में ये ज़्यादा प्रचलित है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का है, जैव मंडल संरक्षित बायोस्फीयर, इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है? भारत सरकार में ऐसे क्षेत्र बताना है। देखो, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का मतलब बायोस्फीयर है, तो कहता है बायोस्फीयर मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक वास स्थान पर घेरा लगा करके संरक्षित किया जाता है और वहाँ पर उनको कई जोन में बांटा गया है, ठीक है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को। जैसे इसमें 3 जोन बताया गया, कितने जोन? 3। तो एक जोन ऐसा होता है
जिसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। इसमें आदिवासी घर बना सकते हैं, रह सकते हैं जंगलों में, ठीक है, और यहाँ की लकड़ियों को फसलों का उपयोग करते खेती बाड़ी करते हैं। इसे ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों बफर जोन, ठीक है। बफर जोन क्या होता है? तो बफर जोन में क्या होता है, ऐसे जोन होता है इस क्षेत्र में जहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह मतलब जो है यहाँ प्रतिबंध है, लेकिन वैज्ञानिक का चहल पहल होती है, नहीं वैज्ञानिक यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन तीसरे जोन में बच्चों यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, इसे कहते हैं कोर जोन। ये कोर जोन सबसे अंदर होता है, इस क्षेत्र पे कोई भी साइंटिस्ट भी नहीं जा सकता है। तो क्यों नहीं जा सकता? ताकि वहाँ की जो जैव विविधता है, पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। चलो अगला कहता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। HGP क्या है? इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। HGP समझते हो ना बेटा? इसे महापरियोजना के नाम से भी जानते हैं, महापरियोजना के नाम से जानते हैं HGP को, जिसमें हम लोग HGP में क्या कहते हैं, मानव के जीनोम का स्टडी करते हैं। जीनोम का मतलब होता है मानव की DNA में कैसे बेस पेयर का सीक्वेंस है ना, ATGC, BC ऐसे, तो उन्हीं को हम मानव जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे महापरियोजना इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसका 13 साल में, इसका 1990 में शुरू किया गया था। 13 साल लक्ष्य रखा था, लेकिन कुछ देरी के कारण इसमें ज़्यादा लग गया था, ठीक है। तो मानव जीनोम परियोजना में हम लोग ये देखना चाहते थे कि उनमें मनुष्य में कितने जीन हैं, कितने जीन काम करते हैं और सारे जीन का क्या काम होता है, यानी भविष्य में हम लोग भविष्य में जीनों के बारे में समझ रहे हैं। अगला चलो, यह परियोजना किस दिशा में कार्य कर रही है? इस परियोजना से हमें क्या मिलेगा? हमें आने वाले बहुत सारे बीमारियों से पहले ही पता चल जाएगा, हमारी आयु को बढ़ाया जा सकता है, या किसको कौन बीमारी होगी इससे पता चल जाएगा। DNA आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध, अगला क्वेश्चन देखें। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ, इसे सिद्ध करने के दौरान हर्शे और चेस व DNA और प्रोटीन के बीच स्थापित किया। तो हर्शे और चेस ने क्या किया था बच्चों? हर्शे और चेस ने ही मतलब जो है प्रूव किया था कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ वाला होता है। तो कैसे उन्होंने प्रूव किया था? तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने लिया था बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस लिया था। एक वायरस को उन्होंने क्या किया था कि सल्फर के माध्यम में रेडियो एक्टिव किए, एक को फास्फोरस के माध्यम में रेडियो एक्टिव किए। अगर इस वीडियो को देखना है तो आप चले जाइएगा, मैं इसी चैनल में मेरे वीडियो पड़ी है, बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है बाय डायग्राम के थ्रू, वहाँ देख सकते हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल से बताया, जाकर वहाँ देख लो। 2 रेडियो एक्टिव कराए थे, एक सल्फर एक फास्फोरस, और उनको तभी प्रूव हुआ था कि सल्फर में प्रोटीन होती है और फास्फोरस में DNA होता है। तो DNA उसके अंदर चला गया था और वो एक सेल रेडियो एक्टिव हो गई थी, इससे ये पता चल गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति पर टिप्पणी लिखो। ये देखो बहुत भयंकर क्वेश्चन है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाले करो। मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति का टिप्पणी लिखना, ठीक है। अब देखो कितना, मानव में रुधिर वर्ग क्या होता है? मानव में रुधिर वर्ग ABO होता है ना, AB और O। इसके लिए 3 जीन होते हैं, IA, IB, I ऑप्शन, 3 जीन होता है। और 3 जीन जो है ये मनुष्य में वंशागति मतलब अपने वंशों में ही चला जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई साहब। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाहित मल सीवेज वाटर उपचार किस प्रकार किया जाता है? इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। सीवेज वाटर क्या होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए सीवेज वाटर, फिर इसका होना चाहिए उपचार। तो सीवेज वाटर मतलब शहरों से या कस्बों से निकलने वाला गंदा जल, जिसमें मल मूत्र, ठीक है ना, कूड़ा करकट, डेड बॉडी, चूहा ऐसे पड़े होते हैं, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सीवेज वाटर, जो जंतुओं के लिए, किसी भी जीव के लिए हानिकारक होते हैं।
अच्छा, इसको उपचार कैसे कहते हैं? तो ये पानी को नदी में डालने से पहले या वहाँ से भेजने से पहले इसका उपचार किया जाता है। तो इसमें जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान लगाया जाता है और उसी में इसका प्राथमिक उपचार करते हैं। प्राथमिक उपचार में पहले जो कूड़ा करकट में मतलब पानी में कूड़ा करकट जो तैरता रहता है उसको फिल्टर करते हैं और जो उसमें डंग गोबर उबर और सैंड बालू वालू चत्तर है ना, उसे अवसादन करते हैं। अवसादन मतलब नीचे उसको पानी को इकट्ठा कर लेते हैं तो नीचे वो बैठ जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, उसमें अभी केमिकल उमिकल है मान लो, ठीक है, बहुत सारे केमिकल है, बैक्टीरिया है, तो उस केमिकल को कैसे सही करते हैं? तो द्वितीय उपचार में एरोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं। वो बैक्टीरिया केमिकल को खाते हैं उस पानी से और केमिकल को खा करके वहाँ पे केमिकल को खाते हैं और खा करके वहाँ पे खाते हैं और खा करके उसको नष्ट करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे पानी शुद्ध कैसे हुआ? तो इसमें एक चीज़ और देखा जाता है, BOD। ठीक है, BOD के थ्रू बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल BOD। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो BOD कम होता है तो पानी शुद्ध होता है, BOD ज़्यादा होता है तो पानी अशुद्ध होता है। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलो आगे देखो, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रतिरक्षी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता और अक्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखें। देखो यहाँ पे प्रतिरक्षा, यहाँ पे सीधी बात है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया मतलब प्रतिरक्षी मतलब होता है एंटीबॉडीज। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन याद करना है, प्रतिरक्षा क्या होता है और प्रतिरक्षी प्रोटीन क्या है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, और तीसरा सक्रिय और निष्क्रिय, यानी अक्रिय और सक्रिय, इसको ऐसे भी लिख सकता है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा बताइए। तो देखो यहाँ पे सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय क्या है। तो कहता है कि देखो पहले तो प्रतिरक्षा क्या है, तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे सिस्टम जो रोगाणुओं से या हानिकारक पदार्थों से, टॉक्सिन से, हानिकारक प्रोटीन से लड़ने में सक्षम होती है, उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। इसमें देखो प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी प्रोटीन होती है वो क्या करती है, इसको मतलब जो है एंटीजन को मारने का काम करती है, उनकी ये विशेषता। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब ये है जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु, वायरस, ठीक है, जाता है तो उसके विरुद्ध हमारी बॉडी के टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो सेल होती है, मोनोसाइट सेल, वो क्या करती है, उनके विरुद्ध जो है एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है, तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब जब हमारे बॉडी में ऐसी प्रतिरक्षा, जब हमारे बॉडी में बाहर से कोई एंटीबॉडी डाला जाता है तो उसे हम कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगला देखो, अब कहता है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न 2 रोगों का नाम बताइए, उसके रोकथाम, लक्षण और अलग अलग बातें बताइए। तो 5 नंबर का है, तो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों का पहले नाम आप मलेरिया बता दो, है ना। मलेरिया आपके पास है, मलेरिया बता दो। आपके पास नहीं है मतलब सिलेबस में, तो मलेरिया आप बता सकते हैं कि प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न 2 रोग का नाम मलेरिया। अब मलेरिया का पूरा जीवन चक्र देख लोगे तो पूरा आ जाएगा। अच्छा, मलेरिया के जीवन चक्र कई बार पूछा भी गया है, याद रखना एकदम, मलेरिया के जीवन चक्र कई बार पूछा भी गया है। और अमीबी पेचिस, दूसरा प्रोएंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, अमीबी पेचिस, लेकिन वो भी प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों, प्लाज्मोडियम से होता है। अब प्लाज्मोडियम की बहुत सारी वैरायटी हैं, उसको भी याद रखना। ठीक है, चलो इसकी साइकिल जरूर बना लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आराम से सारे मॉडल पेपर को फिनिश करो, फिर आगे हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है ना। और इस वीडियो को जो मिस किया ना तो बाद में पछताएगा, बाद में देख लेना तुम, इसी में से क्वेश्चन आएगा।
फिर क्या बरसे जब कृषि सुखाने, उस बारिश का क्या मतलब है बच्चों, जब कृषि सूख ही जाएगी मतलब पेपर बर्बाद ही हो जाएगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा। तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन पहले फटाफट कर डालो आज और अभी और इसी वक्त। अगला क्वेश्चन, मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आप एकदम याद कर लेना। अब देखो मादा जनन तंत्र में इंटरनल ऑर्गन बनाना है, ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है ना, उसको सबको डिस्क्राइब करना है और चित्र बनाना है। कर लोगे ना? यस सर। चलिए आगे मॉडल पेपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक मॉडल पेपर फिनिश हो गया, दूसरे मॉडल पेपर में हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन ही क्या कह जाता है, क्वेश्चन कहता है फास्फोएस्टर बांध संबंधित है, किससे संबंधित है? फास्फोएस्टर बांध किससे संबंधित है? एडीपी से, एटीपी से, सीएमपीपी से? नहीं, इसमें से कोई नहीं। ये वाला आपका आंसर सही होगा। फास्फोडाइस्टर बांड किससे होता है, किससे संबंध रखता है? याद रखो, जब हम डीएनए बना रहे थे ना, तो उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो वहीं पे फास्फोडाइस्टर बांड, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच फास्फोडाइस्टर बांड होता है, उनके थ्रू वो जुटा होता है। टीबी के टीके का नाम BCG, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, बायोगैस बायोगैस उत्पन्न होती है, किससे होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखो एकदम गलत है। बायोगैस किसके द्वारा होती है? तो आप मेथानोजन बैक्टीरिया याद रखिएगा, मेथानोजन बैक्टीरिया। अच्छा, शॉटगन विधि का उपयोग किस में किया जाता है? बताओ कमेंट बॉक्स में फटाक से बताओ। शॉटगन में वैसे छोटे क्वेश्चन को तुम लोगों से करवाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। याद रख, शॉटगन विधि किसके थ्रू इसको किया जाता है, जल्दी से बताना है, ठीक है? ओके, बायोटेक का क्वेश्चन है। अगला देखो, न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाली 2 शर्करा का नाम, ये भी कमेंट बॉक्स में करो। कर दोगे ना भाई? बोलो 2 शर्करा का नाम है यार, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी शुगर और राइबो शुगर। चलो मैं 2 शर्करा का नाम बता दिया, उसका सूत्र बताना है। सूत्र बता दोगे? अरे नहीं, सूत्र बता दोगे? नहीं बता दोगे। दोनों 5CH10O5। हाँ, तब देखो एक मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन भी 5 है तो ये राइबो शुगर है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 अगर हो जाए तो वो डीऑक्सी राइबो शुगर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अब तुम बताओ, अभी मैं जस्ट बताया हूँ। हेलो बच्चों, अभी जस्ट बताया, उसका नाम बताना है, ठीक है? यानी फाइलेरिया रोग के, नहीं अभी नहीं बताया, फाइलेरिया वाला नहीं, फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ। फाइलेरिया माने हाथी पाँव यार, हाथी पाँव किससे होता है? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है? जब कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे तो आपको याद भी होगा। जल्दी जल्दी, ये लास्ट टाइम है, ठीक है? फटाफट बताना, हाथी पाँव किससे होता है? मैं एक अक्षर बोल दूँ, ऊचेरिया। अब आगे तुम बताओ, ठीक है? वाहित मल, गल नहीं है। प्रदूषण क्या है? अभी बताया, ऐसा जल, शहरों और कस्बों से निकलने वाला ऐसा गंदा जल, ठीक है? ऐसा गंदा जल जिसमें मल मूत्र, गोबर, बहुत सारी चीज़, हानिकारक बैक्टीरिया उपस्थित होती हैं जो जीवों के लिए घातक होती हैं, उसे हम वाहित मल बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों बताओ, प्लाज्मिड यार एक नंबर, कितना इजी से क्वेश्चन। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक क्या है बच्चों? प्लाज्मिड एक संवाहक है जिसका उपयोग जीन क्लोनिंग में किया जाता है। प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में वृत्ताकार डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिखना है। आगे, मानव में साधारण जुकाम करने वाले 2 वायरस के नाम बताना है। मानव में जुकाम करने वाले 2 वायरस के नाम कौन कौन से बता दोगे? जुकाम किससे? तो वायरस से। तो एक रहीनो वायरस है और दूसरा कोरोना वायरस। रहीनो वायरस और कोरोना वायरस 2 वायरस है जिससे क्या होता है? जुकाम होता है।
अगले क्वेश्चन से मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। बाप रे, अभी देखो क्वेश्चन बताया था मैं, अभी क्वेश्चन बताया था ना, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। तो भैया मानव जीनोम परियोजना महापरियोजना इसलिए क्योंकि हम लोग जो है मनुष्य के पूरे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यानी जीनोम के स्टडी कर रहे थे, और उसमें ये स्टडी कर रहे थे कि कौन से कितनी जीन है और उनका जीन का काम क्या है, कौन छोटी जीन है कौन बड़ी जीन है ना। तो ऐसे हम लोग इसको याद कर रहे थे मानव जीनोम। इसे महापरियोजना इसलिए कहा गया क्योंकि ये 1990 में चालू हुआ, 2013 में इसका मतलब जो है 1990 में चालू हुआ और 2000 तक मतलब इसका लक्ष्य था, मतलब 12-13 साल इसका लक्ष्य था, लेकिन बहुत ज़्यादा चला गया था, 2006 तक चला गया था, ठीक है, 2003 तक इसका लक्ष्य था, ठीक है। चलिए, तो इसे महापरियोजना बोला गया। दूसरा नंबर आता है वैक्सीन उत्पादन पर टिप्पणी लिखे। वैक्सीन मतलब वही भैया, वैक्सीन कैसे बनता है, तो वैक्सीन उत्पादन पर टिप्पणी, यानी वैक्सीन में टीका कैसे बनाया जाता है। तो टीका बनाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, टीका कैसे, जो भी वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है उसको क्या किया जाता है, उसको वेरिएंट को पकड़ते हैं। वेरिएंट मतलब जो ऐसे वायरस और बैक्टीरिया जिसका प्रोटीन जो होता है, उस वायरस बैक्टीरिया में जो प्रोटीन हमें प्रभावित करता है उसी को लेकर के, उसको लेकर के हम मनुष्य की बॉडी में डाल देते हैं, तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी बन जाता है, वो साइलेंट ही रहता है, फिर एंटीबॉडी बन के उसको किल कर देता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं बच्चों टीकाकरण, है ना। और ऐसे ही वैक्सीन तैयार की जाती है, याद रहेगा ना जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कारण बताइए, क्या कारण है भाई साहब। तो इसमें देखिए कारण बताना है, क्या कारण है कि फलीदार पौधे लिग्निन और नाइट्रोजन खाद बहुत आवश्यक नहीं है। तो कारण आपको ये बताना है, जो दाल वाले पौधे होते हैं उसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है बच्चों, जो मिट्टियों से नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइड में चेंज करता है, जो पौधे खींच लेते हैं और ग्रोथ करते हैं। इसलिए इसमें खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप अधिकांश देखे होंगे कि बहुत सारे जो है ऐसे पौधे जिसमें जो है जो दाल वाले पौधे होते हैं उसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि उनके जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो मिट्टी के नाइट्रोजन को तोड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोनिंग संवाहक का नामांकित चित्र PBR 322 का चित्र बना लोगे ना। ऐसे गोला करना है बच्चों, और इसमें आपको ये देना, एक ORI पार्ट्स होता है, यहाँ पे TET होता है, TRT होता है, AMP होता है, एम्पिसिलिन, यहाँ पर सीटें होती हैं, क्लोनिंग सीट होती हैं, हिंड है ना, यहाँ पे PSB, ऐसे आपको बना लेना है। देख लेना। कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर पर टिप्पणी लिखोगे, यस सर। कैंसर पहले आपको ये पता होना कैंसर क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारी कोशिका अनियंत्रित होकर के नियोप्लास्टिक सेल बनाती है और नियोप्लास्टिक सेल ट्यूमर बनाती है, ठीक है, इस दशा को हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। जब हमारे शरीर के किसी अंग की कोशिका अनियंत्रित हो जाए, अनियंत्रित होकर के नियोप्लास्टिक सेल बनाए, नियोप्लास्टिक सेल से ट्यूमर बनाने लगे, उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। इस पर टिप्पणी लिख लेना। कैंसर फिट 2 होता है, ट्यूमर 2 होता है, एक हानिकारक होता है, एक हानि रहित होता है, ठीक है, सुदम दुर्दम के नाम से जानता है। फिर इसका चेकअप कैसे होता है, एक्स्ट्रा पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। DNA और RNA में अंतर कर लोगे ना भाई साहब, DNA और RNA में अंतर। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको ना आता हो तुरंत बताना, कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ओके। चलो, साइटोट्रोपिन औषधि पर टिप्पणी लिखें। साइटोट्रोपिन औषधि, ठीक है ना, साइकोट्रोपिन औषधि पर टिप्पणी लिखना, जल्दी बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करो। अगला क्वेश्चन,
ड्रग्स वाले में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। एलएबी का पूरा नाम बताओ, इसको तो बता ही दोगे ना। एलएबी पूरा नाम कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मैं हज़ारों बार बताया हूँ इसको। एलएबी इसमें होता है, दूध में पाया जाता है। दूध में जब एलएबी मिलाया जाता है तो जमना प्रारंभ हो जाता है। एलएबी के 2 अन्य लाभ बताइए, 2 अन्य लाभ भी आपको बताना है, ठीक है। ओके चलो अगले स्क्रीन शॉट, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। देखो कौन कौन सा है, प्रतिकृतन का उद्भव है ना, रिकॉम्बिनेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नहीं बोलते, नहीं 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 नहीं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन बच्चों, है ना। दूसरा बायो रिएक्टर, बायो रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं बताओ, इसमें हम कच्चे माल से बहुत सारे एंजाइम हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। बायो रिएक्टर, विलोडित हाउस कुछ ऐसा नाम है ना। चलो अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह माने जब हम बायोटेक के द्वारा कोई भी केमिकल बना लेते हैं तो कितना शुद्ध है पहले उसको देखते हैं, इसके हानिकारक चीज़ को निकाल देते हैं। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग जो है किसी जो है डीएनए का बहुत सारी कॉपियाँ बनाते हैं पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। चलो अगला देखो क्वेश्चन बहुत मस्त है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। अनुलेखन, अनुलेखन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन ना, रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन बताओ, अनुलेखन मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन मतलब होता है प्रतिकृतन। बहुरूपता स्थानांतरण, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। जैव सूचना विज्ञान, ठीक है। इसमें टिप्पणी लिखना, बहुत छोटे क्वेश्चन है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किन्हीं 2 रोगवाहक कीटों के जीव वैज्ञानिक नाम और उनके द्वारा वाहक रोगों के नाम, लक्षण, उपचार बताइए। मतलब ऐसे 2 कीटों के नाम बताना है, 2 रोगवाहक कीट के नाम बताना है, कीट को बताना है, जो उनका वैज्ञानिक नाम बताना है, उनके द्वारा कौन सा रोग होता है। अरे यार देखो मच्छर ले लो कोई भी, जैसे एनाफ्लीज मच्छर जो मलेरिया फैलाती है ना, एनाफ्लीज, और जैसे आप ले लो इडेज इजिप्टी जो डेंगू फैलाता है। तो ऐसे कोई भी बहुत सारे हैं जो ट्रांसमिटेड का काम करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट के लाभ तथा लाभदायक क्रिया को लिखना। ईस्ट हमारे लिए क्यों लाभदायक होता है यार, फर्मेंटेशन में हम लोग कहते हैं ना, किण्वन विधि द्वारा ईस्ट के द्वारा हम लोग बहुत कुछ उपयोग करते नहीं, बहुत कुछ बनाते हैं ईस्ट के द्वारा। हम लोग बहुत सारी, जैसे ब्रेड बनाना, जैसे ईस्ट के द्वारा हम लोग जो है अल्कोहल बनाना, ईस्ट के द्वारा हम लोग सिरका बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे फर्मेंटेशन में जितने आते हैं सब आते हैं। अगला है चित्र की सहायता से पीसीआर बनाइए। ये देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके 3-4 स्टेप होता है, 3 स्टेप, जिसमें एक डीएनए से हम कई मिलियन डीएनए बना लेते हैं, पीसीआर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अनुवांशिक कोड व जेनेटिक कोडांस क्या है। बात वही है, जेनेटिक कोड बोले चाहे अनुवांशिक कोड, ठीक है। अनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले समापन और प्रारंभ, समारंभ और समापन 2 कोड बताना है बच्चों। देखो ये अनुवांशिक कोड मतलब डीएनए के 3 डीएनए में पाए जाने वाले 3 बेस पेयर के जोड़े को हम जेनेटिक कोड या कोडांस कहते हैं, ठीक है। समापन और समापन मतलब होता है स्टॉप, और समारंभ मतलब होता है स्टार्ट। तो स्टार्ट वाला AUG होता है बच्चों, याद करना, फटाक से करना, तुम्हें पता होगा यार। ये AUG और स्टॉप वाला है UAA, फिर है UAG, फिर UAG और फिर तीसरा है UGA। ये स्टॉप है, ये रुकने वाला है, समापन, और ये प्रारंभ वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्स विषाणु की प्रतिकृत का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिकृत मतलब एड्स जो वायरस है वो T4 लिम्फोसाइट सेल में कैसे प्रतिकृत करता है,
तो ये आपको WBC में WBC के T4 लिम्फोसाइट में इनकी बहुत सारी कापियाँ होती हैं, तो उनको आपको बताना है। अगला है सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। इससे मतलब सूक्ष्म जीवों से हम लोग क्या क्या बनाते हैं याद रखिएगा, इसका उपयोग औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। अच्छा जैसे एक है ना, जैसे पेंसिलिन की खोज किससे होता है, पेंसिलियम नोटाइटम से, है ना, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऐसा अभी आप लोग जो कुछ बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिएगा, और कुछ जो है आगे में उसमें दिया था, उसमें देखो क्या नाम है उसमें ना, बायोगैस वाले में 3-4 नाम लिखा था। तो ऐसे बैक्टीरिया का और कुछ जो है सूक्ष्म जीवों का याद कर लेना, जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर वही आया क्वेश्चन, प्लाज्मिड क्या है और प्राणियों में इसका उपयोग बताओ। तो भाई प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए में पाया जाने वाला, डीएनए के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला वृत्ताकार जो होता है डीएनए, उसे प्लाज्मिड कहते हैं, जिससे हम लोग बायोटेक यानी जीन क्लोनिंग के लिए उपयोग करते हैं। प्राणियों में इसका उपयोग किस में किया जाता है, वही जीन क्लोनिंग बायोटेक में हो गया। डीएनए की आणविक संरचना का सम्मानित चित्र बनाइए और डीएनए के द्विगुणन समझाइए। डीएनए की आणविक संरचना बना, वो डीएनए कैसे बना, तो किन किन अणुओं से मिलकर बना, उसको चित्र बताइए। और डीएनए के द्विगुणन यानी एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता है, इसको बताना। 5 नंबर का तो थोड़ा डिटेल से लिखना पड़ेगा। डीएनए उंगली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर प्रकाश डालिए, हो जाएगा। ओके, सीवेज देखो, फिर अगला क्वेश्चन है, सीवेज वाटर का उपचार का विस्तार कीजिए, पूरा वर्णन करना है विस्तार से। तो मैंने आपको बताया था सीवेज वाटर क्या होता है, शहरों कस्बों से निकलने वाला गंदा जल, जिसको हम लोग प्राथमिक उपचार द्वितीयक उपचार करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसको हम नदियों में छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 स्टेप है, इसका देख लीजिए। मलेरिया का जीवन चक्र बनाना है, मलेरिया का जीवन चक्र कितना ईजी सा क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई सामना। अगला देखो क्वेश्चन चलते हैं, एकदम सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाना, यही क्वेश्चन को जल्दी से तैयार करो, यही सारे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम हम लोग इसलिए डिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। एकदम वायरल क्वेश्चन है, वायरल का मतलब जानते हो ना, ये नहीं कि तुमको मैं बता दूं कि ये वाला है, ये 4 याद कर लो आ जाएगा। इसी में से पूरे जो मैं आपको समझा रहा हूँ मॉडल पेपर, इसी में से आएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है, पेपर दे के आना, मैच करा लेना, ये वीडियो पड़ी रहेगी, देख लेना। ठीक है, मेरे पास भेज देना पेपर और देख लेना, मैच कराना। डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के प्रमुख चरणों को लिखिए, कई बार क्वेश्चन है, तो इसके कई चरण हैं, इसको आपको बनाना है। पहले क्या होता है, पहले जो है हेलिकेज एंजाइम होता है, उस पर बांध तोड़ता है, फिर उसमें जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है उस पर जाकर न्यूक्लियोटाइड जोड़ने लगता है ना, बस इसमें ओका जाके सिगमेंट भी होता है। हाँ सर, डीएनए पुनर्योजक तकनीकी पर टिप्पणी लिखे, ये है बायोटेक का। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बोलते हैं RDNA, इस पर पूरा प्रोसेस आपको बताना है। इसमें जैसे ये प्रोसेस क्या, कोई जीन है, उस जीन को वाहक किसी प्लाज्मिड के साथ ला करके जोड़ देना, जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट बना, अब इसे कोई बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिए, इसका जीन क्लोनिंग होने लगा। तो इसी तरह अब इस तकनीक को मतलब जो है जिस जीन को हमें बढ़ाना होता है ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हम लोग चल रहे हैं तो मॉडल नंबर 3 पर देखो, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन तो लीडिंग कोशिका ना, किस कोशिका के द्वारा बच्चों, लीडिंग कोशिका एंड्रोजन है। हाँ, ये पुरुष में निकलता है। अगला क्वेश्चन, पराग नलित शिशु का अभिप्राय क्या है, पराग नलित शिशु का अभिप्राय, इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या, पराग नलित शिशु का निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में होता है, नहीं, गलत बात। निषेचन और विकसित भ्रूण परक नली में होता है, गलत बात। निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में अंतरोपित होता है, तीसरी बात सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब रुधिर वर्ग O वाली स्त्री वर्ग के
पुरुष के साथ शादी करती है, मतलब ए के साथ कर देना, मतलब कोई दिया होगा मतलब एक लड़की उसके ब्लड ग्रुप ओ है और स्त्री का ए है, उसके साथ शादी ब्याह करा दो, है ना, तो उसके पुत्र का हृदय का वर्ग कौन सा होगा, इसे आप लोग क्रॉस करके देखना है कौन सा होगा ना। तो मैंने आपको समझाया था बच्चों, यस, इस ऐसे पनेट बना करके कोई लड़की है तो उसके जो है वो है तो उसका एब्सेंट होगा, और कोई पिता है तो उसका ए और एब्सेंट होगा, तो क्या कौन सा हृदय वर्ग होगा, इसमें कौन सा होगा बताओ बच्चों। ये एब्सेंट है तो उसका ए होगा, ठीक है ना, समझ रहे ना, ए या तो ओ, तो इसमें क्या दिया है हृदय वर्ग ए या तो ओ नहीं दिया तो ए होगा। अगर यहाँ पे ए दिया होगा तो यहाँ पे अगर जो है ए भी दे दिया तो अलग हो जाएगा, ठीक है, जैसे देगा उसी तरह आपको क्रॉस कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, बना लोगे ना, यस सर, बहुत ईजी है, एकदम ईजी है। देखो चित्र बनाने वाला भी सारा में दिया हम, परिपक्व पराग कोश का नामांकित चित्र, परिपक्व माने जिसमें, ओ माय गॉड, जिसमें परागकण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन, अभी बताया है एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखो आईयूडी आईयूटी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूटी मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। भाई साहब कुछ आप अपने से भी करो। बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दो होता है, ठीक है, पढ़ लोगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। चलो अगला हम लोग चलते हैं। अगला जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, 1000 बार क्वेश्चन आया, कर लोगे। बैगिंग या थाईली लगाना तकनीकी क्या है। बैगिंग और थाईली लगाने का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो बैगिंग का मतलब ये होता है जब हम कोई बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पुष्प में अगर हम सोचते हैं कि उसमें स्वपरागण ही हो तो उस फूल को बंद कर देंगे, ठीक है। अगर हम सोचते पर परागण ही हो तो फीमेल वाले पार्ट्स को मतलब थाईली के द्वारा बंद कर देंगे, तो इसे कहते हैं बैगिंग या थाईली लगाना। अपरा प्लेसेंटा को परिभाषित कीजिए, उनका कार्य लिखिए। प्लेसेंटा क्या होता है, जो जिसमें बच्चा पैक होता है। स्त्री में देखिए जो प्लेसेंटा होता है, जब बच्चा जो है इम्प्लांटेशन कर जाता है, माँ के गर्भ में इम्प्लांटेशन कर जाता है, तो वहाँ पर जो कोरियानी विलाई वगैरह होती है वो क्या बना लेती, प्लेसेंटा बना लेती है। तो बच्चे और माँ के बीच एक फंक्शनल कार्य करने वाली संरचना होती है अपरा। उनका काम क्या होता है, तो बच्चे मान लो माँ है और ये बच्चा है, तो इनके दोनों के बीच कनेक्शन होता है। तो माँ से भोजन लाकर बच्चे को देती है या बच्चे में जो वेस्ट मटेरियल होता है माँ को देती है, तो इन दोनों के बीच ऑक्सीजन सप्लाई, भोजन एक्सेट्रा ये काम करते हैं। सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखो। सरोगेट मदर मतलब वो माता, वी माता के नाम से जानते हैं, जैसे फोस्टियर मदर जो मतलब जो है कोख को बेचती है। मतलब मान लो ऐसे दंपत्ति मैरिड कपल जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, वो सोचते हैं हमारे ही बच्चे जन्म ले, तो दूसरे के कोख को खरीदते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं, फिर उसका जन्म हो जाता है तो वो मतलब जो है उस बच्चे को दे देते हैं। या तो उसमें मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, कोई ऐसी स्त्री है जिनमें इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो वो दूसरी स्त्री में इम्प्लांटेशन करवा करके एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करा लेती है अपने अंदर, ठीक है। अगला देखो जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप में अंतर बताए। जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप कितना इजी क्वेश्चन है। जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप इजी है ना जी। जीन प्रारूप का मतलब होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब किसी भी लक्षण के लिए जीन होता है, जो सिंबल होता है जीन का, उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी इज द जीनोटाइप, टाल के लिए था, और टाल इज द फिनोटाइप यानी दृश्य रूप अलग अलग। अगला डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है,
जब 21वीं जोड़ी में एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, अर्थात मनुष्य में 47 ही क्रोमोसोम टोटल हो जाता है, तो ऐसे इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? लैंगडन डाउन 1866 में लैंगडन डाउन ने किया था। ओके, ऐसे बच्चे बौना हो जाता है। बौना के साथ साथ उसमें बहुत सारे सिम्टम नजर, जैसे जीभ मोटी हो जाती है, गर्दन छोटी हो जाती है, उंगलियां छोटी हो जाती है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम नजर आते हैं। आवृत्त बीजी में नर युग्मोद्भिद पर टिप्पणी लिखें। नर युग्मोद्भिद का मतलब होता है बच्चों पराग कण का जर्मिनेशन, ठीक है, पराग कण का जर्मिनेशन जिसमें पॉलन ट्यूब वगैरह बनने लगता है। पराग कण क्या होते हैं? उसमें एक साइन और एंटाइन होती है सर, उसमें 2 कोशिका होती है सर अंदर, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव, है ना, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका क्या करती है? पॉलन ट्यूब बना लेती है, तो उसको आपको करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव के शुक्राणु की संरचना कितनी बार आ चुका है? हेलो बच्चों, इसको कर लेना है, मानव के शुक्राणु की संरचना। यस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये कहता है गर्भ निरोधक क्या है, और दूसरा मानव के लिए 2 गर्भ निरोधक उपाय बताइए। गर्भ निरोधक का मतलब होता है गर्भ धारण ना होना, निरोधक मतलब रोकना, है ना। तो कहता है कि जब गर्भ निरोधक माने जो है गर्भ धारण करने की विधि, मानव में 2 गर्भ निरोधक के उपाय बताओ। बहुत सारे उपाय मैंने बताया था ना, आईयूडी ले लो बच्चों, कॉपर टी ले लो बच्चों, फिर माला डी सहेली टेबलेट खा लो, है ना, तो ऐसे बहुत सारे मैंने बताया था, ठीक है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्धानता वाहक स्त्री की शादी समान पुरुष से होती है तो संतान में कैसे फैलेगा? कर लोगे ना, इनके शादी वादी करवाना है बच्चों। वाहक स्त्री है तो मतलब एक्स, और एक्स यहाँ पे सी लिख देना, मतलब वाहक है, वाहक एक गोला में सी कर देना है, किसी समान है तो एक्स वाई पिता से कर देना, इसका रेशियो निकाल लेना, आ जाएगा। फिर उसके बारे में बता देना कि इनके संतानों में कौन कौन संतान जो है प्रभावित हुआ, कौन सा संतान नहीं प्रभावित है। पुत्रियां कितनी है, पुत्रियों में कितना जाएगा, मतलब अलग अलग डाटा देना है। परागण किसे कहते हैं और इसके प्रकार? तो 3 प्रकार है परागण किसे कहते हैं, इसको डिफिनीशन बताना है। तो पहले तो आप डिफिनीशन बताओगे ना, यस, 3 नंबर का तो डिफिनीशन पहले, फिर उनके प्रकार को लिख करके थोड़ा थोड़ा लिखना है। ये नहीं कि उनके प्रकार बता दो, स्वपरागण, पर परागण, सजातीय परागण, अरे भैया उसमें लिखना भी है, ठीक है। परागण किसे कहते हैं? जब पराग कण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम लोग परागण कहते हैं, है ना, परागण। और फिर इनके प्रकार, तीनों के प्रकार के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकी कार्य बताइए, इनका क्या काम होता है। देखो पीत पिंडक इसे कहते हैं कार्पस लूटियम बच्चों। कार्पस पीत पिंडक कार्पस लूटियम होते हैं, ये क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से बनाता है। फिर से सुन लो, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अगला गर्भाशय का अंतः स्तर क्या करता है? तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय ये टूट करके ब्लीडिंग के साथ निकल जाता है। स्त्रियों में ब्लीडिंग होती है, जैसे एमसी बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, तो उसमें ये प्रत्येक महीने टूट के निकल जाती है, फिर अगले महीने फिर नहीं बनती है, ठीक है। ओके, अगला चलो, अग्रपिंडक एक्रोसोम, तो ये कहाँ पर होता है बच्चों? ये एक्रोसोम कहाँ पर होता है बताओ बताओ बताओ, अभी मैं बताया हूँ। तो ये होता है स्पर्म के ऊपर को टोपिनुमा संरचना होती है, उसमें हाइलुरोनिडेस एंजाइम पाया जाता है। क्या सर, सही बात है। बाध्य दंपत को संतान हेतु पाने वाली विधि का नाम बताओ। बाध्य दंपत मतलब होता है, बाध्य मतलब जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, नपुंसक भाई साहब, इनफर्टिलिटी, तो उनको संतान प्राप्त होने वाले 2 विधि का नाम बताओ। तो 2 विधि कौन कौन से बताओ बच्चों? 2 विधि हम लोग कहते हैं सर टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम बता दें, अच्छा रहेगा। हाँ वही तो ना, वो टेस्ट ट्यूब बेबी ही बता दो, वही तो है। ZIFT GIFT, है ना, यस सर। चलो इसको आप कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए चलते हैं, बहुत मस्त है। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से कर दिया जाए तो उनकी संतानों में ये रोग कैसे पड़ेगा? रेखा चित्र द्वारा समझाएं। अबे भाई अभी हीमोफीलिया वो कलर ब्लाइंड वाला समझाया था, सेम ऐसे है, इसको भी बता देना।
अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है असंग जनन एपोमिक्स क्या है, इस प्रोसेस को बताओ। एपोमिक्स मतलब ये होता है असंग जनन, जब कोई पौधे में बिना निषेचन के उनका बीज बनता है या उनसे नए पौधे का निर्माण होता है बिना निषेचन के, बिना मेल गैमेट्स के, तो उसे असंग जनन कहते हैं। अगला देखो, अगला यौन आरंभ क्या है, और इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन बता दोगे ना भैया। यौन आरंभ जो है कब होता है, 11 साल से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है ना यौन आरंभ। और फिर इस अवस्था में बालक और बालिका में, बालक में जैसे उनके आवाज़ का भारीपन हो, और लड़कियों की आवाज़ के तीखेपन, हेलो हेलो ऐसा मतलब। और फिर मतलब जो है गुप्तांग का मतलब होता है गोनैड्स में बाल का आना, ठीक है। यस सर, स्पर्म ओवम का बनना, यस सर। तो ऐसे जो है आकर्षक दिखना, सुंदर, है ना, फेयर और लवली लगाए के। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया मैंने यार। अगला क्वेश्चन देखो, यौन संचारित रोग के विषय में आप क्या जानते हैं। यौन संचारित मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आप क्या जानते हैं। भैया देखो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है मीटिंग के द्वारा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसमें बहुत सारे जैसे सुजाक है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ओके, इसके बारे में देगा तीन ही बता दोगे तब पर भी है, लेकिन उसके डिटेल से बताना आपको। अगला क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य, इनकी क्रियाविधि रेखा चित्र के सहायता से बताएं। मानव में लिंग निर्धारण बता दोगे, बहुत ईजी है ना। मानव में लिंग निर्धारण किस पर होता है, पिता पर होता है ना, क्योंकि पिता में एक्स और वाई क्रोमोसोम हेट्रो पाया जाता है, जो कि माता में एक्स और एक्स ऑटोसोम होती है। तो मानव में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड होता है, पिता पर। इसकी क्रिया विधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन करें, ठीक है। इसकी आप रेखा चित्र द्वारा आपको वर्णन करना है। कैसे करना है, आपको एक्स और वाई और एक्स में क्रॉस करा देना, फिर उसके बारे में बता देना। अगले क्वेश्चन चलते, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का संचित वर्णन करें, ठीक है। एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का संचित वर्णन, बीजांड की संचित वर्णन, बीजांड का चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है। बीजांड मतलब समझते हैं ना जी, यस, ओव्यूल, जिसमें बीजांड वृत्त, बीजांड द्वार, निभाग और चालजा जिसे कहते हैं, बीजांड काय, ऐसे बना देना। अगला देखो, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और शुक्राणु जनन की इनकी तुलना कीजिए। देखो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों आपको बताना है, पूरा डिटेल से डायग्राम बनाना है। अंडाणु जनन मतलब oogenesis और शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों बताना है, ठीक है। ओके, बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या विस्फोट और निवारण के उपाय बताना। जनसंख्या विस्फोट क्यों हुई, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयाँ एक्सेट्रा बहुत सारी दवाइयाँ आई, तो जनसंख्या हमारे 1 दर्जन पैदा हुए। अब उसका निवारण पर निबंध लिखे। निवारण मतलब इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण पर मैं अभी जो है वीडियो डाला था इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैंने बताया था कि प्राकृतिक तरीका है, कृत्रिम तरीका है, एक्सेट्रा, आप लोग इसको देखें। मेंडल का पृथक्करण का नियम। अब देखो, मैं ये सारे क्वेश्चन तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही में से पूरा तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, गारंटी है। इसलिए ये वीडियो में जो चला रहा हूँ, जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसी में से पूरा पढ़ के जाइएगा, पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नहीं बाकी आपकी मर्जी, ठीक, जैसा करना चाहो वैसे करो। फिर काबर से जब कृषि सुखाने, फिर कहोगे सर आपकी बतिया मान लिए होते तो कितना सुंदर होता, ठीक है।
ओके। अब इसमें जब पूरा तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको पहले से ही आता रहेगा बच्चों। अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बस उसी को रट लेना है, और तो तुम्हें आ ही रहा है ना बच्चों। 80% तो आ रहा है, कमेंट बॉक्स में करो 80% तो क्वेश्चन सही बात है सर, हम लोग रटे ही हैं, बस हमें 20% है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। मेंडल का मतलब जो कौन सा नियम है, पृथक्करण का नियम, जैसे गैमेट की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मक किया। पृथक्करण का नियम मतलब होता है जब कोई तुलनात्मक अलील का मतलब 2 तुलनात्मक जीन जब कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं लेकिन वो शुद्ध बने रहते हैं, क्योंकि वो जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो अपनी अपनी शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे गैमेट की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई वो दोनों साथ साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो, अनुवांशिकी क्या है और इसमें मेंडल के पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अभिवहन नियम का व्याख्या कीजिए। देखो, ऊपर पृथक्करण ही दिया था, तो पृथक्करण के दर पर आप दूसरा क्वेश्चन याद कर लेना। कौन सा बताओ। इसको हम लोग प्रभाविता का नियम याद कर लेंगे। ठीक है, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अभिवहन तो आपको याद ही करना है। स्वतंत्र अभिवहन नियम क्या होता है, देखो 3 नियम में एक जरूर आएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तीनों को याद कर लो, खत्म बात को। ठीक है, तो स्वतंत्र अभिवहन का नियम बहुत चांस होता है, वो कई बार आया है, फिर अब की बार आएगा ही आएगा। तो स्वतंत्र अभिवहन का नियम ये होता है कि जीन इतना स्वतंत्र होते हैं कि प्रबल के जीन प्रबल के ही साथ नहीं बल्कि अप्रबल के साथ भी जुड़ सकते हैं, और इसी प्रकार अप्रबल का जीन अप्रबल के साथ तो जुड़ा होता है लेकिन वो प्रबल के साथ भी जुड़ जाता है, मतलब इतने स्वतंत्र होते हैं। इसे ही स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहते हैं। जैसे जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, द्विगुण संकरण की क्रॉस में 9:3:3:1 में देखा गया था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर अगला, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं, जब 2 मेल और फीमेल युग्मक आपस में फ्यूज होते तो निषेचन कहते हैं। मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रिया का उल्लेख कीजिए और अंडाणु और शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र द्वारा निषेचन पर महत्व बताइए। मतलब आपको फैलोपियन ट्यूब पर जाना है और फैलोपियन ट्यूब में कैसे निषेचन हुआ, कहाँ पर निषेचन हुआ, उस चीज़ को आपको फैलोपियन ट्यूब में पूरा डिटेल से, यहाँ पर देखिए इम्पुला पर निषेचन होता है, फिर यहाँ जाता है इम्प्लांटेशन करता है, और यहाँ पे 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाएँ बनती है, उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। अगले चलते हैं बच्चों। अगला देखो इसमें क्या करा, फिर से देखो अगला, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, नाम बता दोगे, बैसिलस थ्यूरिनाइजिनेसिस बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। ठीक है, तो किस एंजाइम से हो जाएगा, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज रिस्ट्रैक्शन एंजाइम की खोज से जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव रखी गई। अगला देखो, पहले जीन चिकित्सक किस रोग के उपचार में किया गया, ये वाला। ठीक है बच्चों, एडी की कमी में होने वाले SCID रोग के लिए। एक 9 साल की लड़की थी, उसमें ये मतलब जो है बोन मैरो में नहीं बन रहा था ब्लड, उसके लिए किया गया था। ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न लाभ होता है न तो हानि होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ बच्चों, क्या बोलते हैं भाई साहब। एक को तो लाभ होता है, दूसरे को न तो लाभ होता है और न तो हानि होता है, बताओ। इसमें देखो, अंतर पर जाति परजीवता तो है नहीं, सहभोजिता, सहोपकारिता, ठीक है ना, तो कौन सा होगा सहोपकारिता कि सहभोजिता, इसमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी मैं इसका देखो बहुत सारे डिटेल है, फटाफट इस डिटेल को मैं पूरा बताऊंगा। इसमें से 60 नोट लिखने के आता है,
लेकिन अभी कमेंट बॉक्स में आप करो। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइम का नाम और कार्य बताना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के 2 एंजाइम, वैसे तो मैं बहुत सारे एंजाइम बताया हूँ, लेकिन आपको 2 एंजाइम बताना है। 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? क्यों जी, बता लोगे ना 2 एंजाइम कौन कौन से? अरे भाई साहब अभी एक एंजाइम बता दो, रिस्ट्रैक्शन एंजाइम ना, रिस्ट्रैक्शन एंजाइम बता दोगे। और कौन से एंजाइम? लाइसो एंजाइम बता दोगे। कौन से एंजाइम? डीएनए लाइगेज बता दोगे। अच्छा, रिस्ट्रैक्शन एंजाइम का काम क्या होता है? रिस्ट्रैक्शन एंजाइम का काम ये होता है बच्चों, रिस्ट्रैक्शन एंजाइम का काम क्या है? तो हम कहेंगे रिस्ट्रैक्शन एंजाइम का काम होता है रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियोज को, डीएनए को कट करना, है ना। और उसका काम क्या होता है? डीएनए लाइगेज का काम होता है डीएनए को जोड़ना। चलो आगे देखो। ओ, सहजीवन से आप क्या? सहजीवन का मतलब होता है साथ साथ जीना। जब एक जीव 2 जीव एक साथ साथ जीते हैं तो उसे एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग सहजीविता बोलते हैं या सहजीवन। जैसे कौन बच्चों बताओ? जैसे कौन? सहजीविता का एग्जाम्पल, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, ठीक है। जैसे आप पौधे में जाओगे तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो दालों की जड़ों में पाए जाते हैं, एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हुए जीते हैं। अगर हम दूसरे में आए, जैसे कवक और लाइकेन की, कवक और शैवाल के बीच में लाइकेन सहजीविता का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि रेड डाटा बुक का मतलब क्या है बच्चों। तो रेड डाटा बुक हम लोग क्या बोले थे? IUCN द्वारा जारी एक बुक है जिसमें क्या किया जाता है? संकटग्रस्त जातियों का विवरण मिलता है या विलुप्त जातियों का विवरण मिलता है, जिसे हम क्या करते हैं? जिसे हम प्रोटेक्शन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप कहोगे कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। कितनी बार मैं बता चुका, आप डिफिनीशन लिख के मेरे पास भेज दो। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये वाला भी देखो 2 बार हो चुका ना। यस सर, ठीक है। अगला चलें, अगले चलते हैं। ये भी अनुप्रवाह, प्रतिकृत उद्भव और बायोरिएक्टर। अगला तो प्रतिस्पर्धा क्या है? भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन, भाई कंपटीशन। 21 जीव में अधिक पाया जाता है। तो कंपटीशन में देखो क्या होता है, इसमें जो है एक जीव एक ही जैव संसाधन के लिए, जब एक ही जैव संसाधन के लिए 2-3 जातियां उसी के लिए मरती हैं तो इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जिसमें जो जीव स्ट्रांग होगा वो जीव उसको पा लेगा या मार के उसको खा जाएगा। जो वीकनेस होगा वो बेचारा वीकनेस होता चला जाएगा, फिर विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ रहे ना? ओके। अबे भाई जैसे कुत्ता में देखते हैं कुत्तों को मौसम में आना जाना। चलो क्या मैंने एग्जाम्पल दिया भाई साहब। संकटग्रस्त प्रजाति क्या है? ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या पृथ्वी में एकदम कम हो चुकी है, ऐसी जातियों को संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे आप लोग नाम बताओ संकटग्रस्त जातियों में। यस सर, कस्तूरी मृग होता है, शेर होता है ना। ये सब संकटग्रस्त जातियाँ, माने पूरे पृथ्वी में इनकी संख्या बहुत कम है। चिपको आंदोलन। अब चिपको मतलब क्या है? चिपको मतलब गजब यार। चिपको आंदोलन का मतलब ये होता है, बहुत सारे आदिवासियों ने पेड़ पौधों को क्या मानते हैं? पवित्र उपवन मानते हैं, मतलब वो अपने देवी देवता के समान मानते हैं। तो जब सरकार एक बार क्या हुआ, सरकार इसको पेड़ पौधों को काट रही थी तो वो गए अब पेड़ पर चिपक गए। उसने कहा कि भाई अगर पेड़ को काटना है, ये वन देवी है, हमारी कुल देवी है, तो पहले हमारे ऊपर आरा चला दो तब इसको काटो। तो इसको चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। अगला, उत्तर भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम। भाई साहब मैं इसको कितनी बताया, कितनी बताओ।
उत्तर भारत में उपस्थित 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ। अबे भाई बता दो, उत्तराखंड का बता दो, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, है ना, मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क। बहुत सारे तो हैं भाई, कितना सारे हैं, इतना है कि कुछ कहने को नहीं। अच्छा, मैं इसके साथ साथ और भी बताया था ना बच्चों, और भी बताया था, असम का बताया था मैंने, ठीक है, असम का। अच्छा, राजस्थान का भी मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, मैं गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान बताया था, गुजरात का। कितना इजी है भाई साहब। आगे चलो, प्लाज्मिड क्या होते हैं और प्राणियों के जीवन में क्या उपयोगिता है। यार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा, ठीक है। चलो देखना प्लाज्मिड क्या है उसका। दूसरा, जीवमंडल क्या है, इसको संरक्षित है। जीवमंडल बायोस्फीयर, ठीक है, अभी अभी बताया बायोस्फीयर, इसके 3 जोन होते हैं। संकटग्रस्त वन्य प्राणी से आप क्या समझते हैं और इनके संक्षेप में लिखे। संकटग्रस्त वन्य प्राणी का मतलब ऐसे प्राणी वन्य जीव जो संकट में, जिनकी संख्या बहुत कम पृथ्वी पर बची है, यानी विलुप्त होने के कगार पे है, उनको संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। देखो जीवमंडल क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, वही है जीवमंडल, ठीक है, ये बायोस्फीयर, ठीक है, जीवमंडल बात वही। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम और लाइगेज एंजाइम का कार्य बताइए। प्रतिबंधन एंजाइम का डिस्ट्रैक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट करता है, लाइगेज एंजाइम जो डीएनए को काटने का काम करता है, कट करता है। कीस्टोन जाति, वही आ गया क्वेश्चन। देखो कीस्टोन जातियाँ क्या है, तो हमने कहा कीस्टोन प्रजाति उसे कहते हैं जो ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम होती है, इतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो किसी पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। ऐसी जातियों को कीस्टोन जाति के नाम से जानते हैं। मतलब उनके जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो पूरी जलवायु को ही चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा रेगिस्तान में अगर तुम खरगोश छोड़ दो तो वो पूरे रेगिस्तान को ख़त्म करके चारागाह में बदल देंगे, हरियाली ला देंगे। अगला देखो क्वेश्चन कहता है स्वस्थाने और बाह्य स्थाने में अंतर। स्वस्थाने माने इन सीटू और उत्थाने माने स्वस्थाने और बाह्य स्थाने, इन सीटू और एक्सिटू दोनों में अंतर है। स्वस्थाने मतलब होता है जब वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वासस्थान पर ही घेरा बना करके संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वस्थाने कहते हैं। और स्वस्थाने वाले नाम क्या है, राष्ट्रीय उद्यान नाम है, वन्य जीव अभ्यारण्य नाम है ना, तो इनका कई नाम दिया गया है, ठीक है। अगला देखो, आपके अध्यापक से चर्चा कीजिए और इनके बीच अंतर बताइए। मुझसे न चर्चा करो बच्चों, आप अपन इस चर्चा करो। यहाँ पे प्लाज्मिड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में अंतर, सही बात है, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में अंतर। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, जिसमें ओआरआई पार्ट्स होते हैं और ये बैक्टीरियम होता है। गुणसूत्री डीएनए, ठीक है, गुणसूत्री डीएनए जो केंद्रक में होता है, ये बैक्टीरिया में तो केंद्रक में होता है। एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस। अब बच्चों देखो एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, ऐसा एंजाइम जो डीएनए की इंडो पॉइंट से कट मारता है इसे। इंडोन्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए के विशिष्ट स्थान पर कट मारता है, तो इसे इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने चर्चा कर दिया। ये देखो बहुत ही मस्त, मैंने कहा ना कि अभी इस पर आएगा टिप्पणी लिखने वाला है। तो देखो इसमें कहता है सहोपकारिता क्या है, सहोपकारिता। तो कहता है दो जातियों के बीच, ये पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सहोपकारिता क्या है, कहता है दो प्रजातियों के बीच ऐसे संबंध, ठीक है, ऐसे संबंध जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, दोनों को फायदा होता है, उसे सहोपकारिता कहते हैं। सहोपकारिता याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, ओके। सहोपकारिता अभी मैं इसमें बताया था कि इन दोनों में कमेंट बॉक्स में करो। सहोपकारिता मतलब इसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। जैसे सहोपकारिता में आप क्या लिखोगे बच्चों, हम कहेंगे ततैया और अंजीर के पौधे के बीच संबंध।
अगला क्वेश्चन देखो इसका, इसी का है, सहभोज्यता। इसमें एक जीव को तो लाभ होता है, दूसरे जीव को न लाभ होता है ना तो हानि होती है। इसका एग्जाम्पल हम बताएं? यस सर बताओ। इसका एग्जाम्पल है बच्चों आर्किड का पौधा जो आम के पेड़ पर उगता है। देखो आर्किड के पौधा जो आम के पेड़ पर उगता है, आर्किड के पौधे को तो मान लो जगह मिल गया आम की डालियों पर, लेकिन बच्चे इसको प्रॉफिट हुई, लेकिन आम के पौधे को इससे ना तो लाभ होता है और ना तो कोई हानि होती है। चलो आदि सहयोग, आदि सहयोग का मतलब होता है आदि सहयोग का मतलब क्या है? प्रतियोग, प्रतिस्पर्धा, अपरजीविता, तीन एकदम स्पष्ट कर लेना। प्रतिस्पर्धा भी मैं बता दिया। परजीविता मतलब पर माने दूसरे पर जीवन करना। परजीविता का मतलब होता है जब हम किसी जीव पर आश्रित होते, सजीव पर, उसे परजीविता। ठीक है, ओके कर लोगे। टिप्पणी वाले में बहुत ईजी रहता है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? भारत में स्थित तप्त स्थल का विवरण। अभी मैंने जस्ट बताया ना भाई, जैव विविधता हजारों बार बता चुका हूँ। भारत में तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट। ठीक है, 3 है, बता देना। अगला संकटग्रस्त 4 पौधे और 4 जंतुओं के नाम। संकटग्रस्त जिनकी संख्या बहुत कम है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करो, जल्दी से यार। अगला परभक्षी, इसको भी मैं बता चुका। परभक्षी वाला, परभक्षी और भक्ष में क्या अंतर है? परभक्षी माने होता है और भक्ष मतलब अंतर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है जी। परभक्षी और भक्ष, अब देखो मैं शिकार और शिकारी का अंतर होता है। परभक्षी हम लोग किसे कहते हैं? परभक्षी मतलब जो है जो शिकार करता है, ठीक है, जो शिकार करता है उसे परभक्षी कहते हैं, और जिसका शिकार होता है उसे भक्ष बोलते हैं ना, समझ, शिकार जिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है जीनी अभियांत्रिकी क्या है? मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग और अनुप्रयोग का उदाहरण जिन्हें। जीनी अभियांत्रिकी मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। मनुष्य के लिए क्या लाभदायक है, इसका अनुप्रयोग बताना। मनुष्य इसके द्वारा क्या क्या करता है भाई साहब? बहुत कुछ तो बनवाता है ना मनुष्य जो है। इसका कृषि में उपयोग किया, औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया, और किस में मैंने बताया था, और बहुत सारे तो बताए थे मैंने। ठीक है, जीन चिकित्सा में, ठीक है, जीन की चिकित्सा में, जीन थेरेपी में बहुत सारे इसका उपयोग है। आप बता जीन अभियांत्रिकी क्या है? मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को ऊपर। वही क्वेश्चन है, दोनों को चाहे जैसे कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, जैव विविधता के क्षति के कारण। क्षति के कारण बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। क्षति के कारण मैंने अभी पिछले कई वीडियो में बताया था इस वाले चैप्टर से। क्षति का कारण क्या है? जैसे आवासीय विखंडन, लोग जंगलों को काट करके क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं, ठीक है, रेलवे बना रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो ये सब क्षति का कारण है। अमेजन के जंगल के बारे में मैंने चर्चा किया था वीडियो पर कि अमेजन के जंगल को काट करके 14 से 6% ला दिया गया बच्चों, और जिसे जो है हमने लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, हमारे पृथ्वी का फेफड़ा है। तो पहला दूसरा होता है अतिदोहन। मनुष्य बहुत लालची है, तो बहुत सारे जंतुओं को मीट खाने के चक्कर में या स्वादिष्ट मीट खाने के चक्कर में उसको मार के विलुप्त कर रहा है। ठीक है, फिर तीसरा हमने क्या बताया था बच्चों? बताओ जल्दी। फिर हमने कहा किसी विदेशी जातियों का आक्रमण, मतलब किसी स्थान पर कोई दूसरी विदेशी जातियाँ आ गई तो वहाँ पे उपस्थित होने वाली बहुत सारी जातियों को मार देती हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मिलेगा। कहता उपयुक्त आरेख की सहायता से, ओहो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। उपयुक्त आरेख डायग्राम की सहायता से लॉजिस्टिक संभार तंत्र समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये दो संभार वाला 2 तरीका है, ठीक है। कहते हैं जब कोई जातियाँ होती हैं, जब कोई जाति जो होती है, जातियों की वृद्धि लक्षणिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ती हैं, ठीक है।
तो हम इसको दो प्रारूप में एस वक्र और जे वक्र में बांट सकते हैं। तो इसमें कहता था एस, जब कोई जातियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक संभार तंत्र, वृद्धि का वर्णन करनी, इसका पॉपुलेशन ग्रोथ की बात बनाए। तो देखो एक होता है बच्चों एस वक्र, एक होता है जे वक्र। एस में क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिसे हम लोग जो है सिग्माइड वक्र बोलते हैं। एस मतलब सिग्माइड वक्र, ठीक है। तो इस क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, इस वाला पहले समझाते हैं। इस क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर संसाधन सीमित नहीं होते हैं, मतलब असीमित होते हैं, मतलब संसाधन असीमित नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर असीमित है मतलब सीमा में है, तो वहाँ पे क्या होगा, सभी जीव उस संसाधनों का उपयोग करके, ठीक है, उस संसाधनों को उपयोग करेगी, ठीक है। अब फिर पहले तो बराबर रहेगी, फिर ग्रोथ करेगी, भयंकर ग्रोथ करेगी, फिर उसके बाद फिर से स्थिर हो जाएगी। मतलब देखो अगर किसी जगह पर संसाधन सीमित है तो वहाँ की जीव उनका उपयोग करके ग्रोथ करेगी, ठीक है। पहले तो खूब बढ़ेगी, खूब उपयोग करेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब संसाधन कम होने लगेगा तो उनके जो है जनसंख्या सीमित हो जाएगी। मतलब अब संख्या स्टेबल हो जाएगी, ना ज़्यादा बढ़ेगी और ना ज़्यादा घटेगी। इसे हम लोग एस वक्र बोलते हैं। दूसरा होता है जे वक्र। इसमें संसाधन क्या होता है, असीमित होता है। उस क्षेत्र में संसाधन असीमित है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, बहुत तेज़ से वहाँ के संसाधनों का उपयोग करके पॉपुलेशन, किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन हो, जंतुओं के पौधों की, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ठीक है। एक बैग ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके एक ऐसे समय आएगा जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी, स्टॉप हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू नहीं चलेगा, फिर एकदम स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी संख्या हो गई, तो वहाँ पे वो रुक जाता है, जिसे जे वक्र कहते हैं। चार घाती की समीकरण की तरह, जैसे 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, ऐसे जे वाले में होता है, जे वाले में। चलो अगला देखो, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन्य जीव हम लोग अगर इनका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो बहुत सारे कीमती सामान, दवाइयाँ, भोजन, है ना, ड्राई, रंजक, औषधि नहीं मिल पाएगा ना। अगर ये सब मर जाएंगे, धीरे विलुप्त हो जाएंगे, तो हम लोगों को दवाई कहाँ से मिले भाई। इस विषय में सरकार का कदम उठा रही है, ठीक है। क्या कदम उठा रही है, कुछ नहीं। भारत में वन्य जीवों पर एक लेख लिखिए। वन्य जीव को मतलब जो जंगलों में रहते हैं उनके बारे में, उनके लाभदायक के बारे में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब अगला क्वेश्चन हमारा अगला है जीव विज्ञान का नेक्स्ट। अगला कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन नियमन तथा संगठन के लिए ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था बच्चों, जैकब और मोनोड ने दिया था, याद रखिएगा। ईडेज इजिप्टी वाहक होती, डेंगू रोग के लिए, हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके थे। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलो अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सारोग विषाणु द्वारा, कौन सा रोग है विषाणु के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें टीबी याद रखिएगा, और सब विषाणु से होता है, टीबी वाला नहीं होता। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताओ। हजारों बार बताएं, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बोलो बच्चों, बोलो बोल दिए। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जो डीऑक्सीराइबो शुगर होता है या राइबो शुगर कुछ भी है, जब कहते हैं शुगर प्लस जो है
कोई बेस मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड होता है। तो शुगर, एसिड, बेस तीनों मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड होता है। इसका चित्र मैंने बनाया था। इंटरफेरॉन वाला देखो फिर से क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन क्या है, इनका काम क्या है, यस कर लेना बच्चों। बायोगैस में ज्वलनशील गैस कौन सी होती है, मीथेन ना, बायोगैस CH4, मीथेन। कितना इजी से क्वेश्चन। कोविड-19 क्या है, इसके कारक जीव का नाम बताएं। कोविड-19 कौन सा है भाई, कोविड-19 जो है क्या कौन सा है, कोविड-19 वायरस है ना, यस श्योर। LSD के स्रोत का नाम लिखिए, LSD के स्रोत का नाम, ये एक ड्रग्स का काम करता है ना LSD, याद रखिएगा, बैक्टीरिया से बनाया जाता है। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में अंतर, कितना सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन ये आपको मिलेगा DNA पैकेजिंग में। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन दोनों में अंतर। अब आप अंतर बताइए। एक का जानते हो क्या होता है, एक कलर में होता है, एक कलरलेस होता है, एक ढीला डाला होता है, एक संकीर्ण होता है, ठीक है। एक कोडिंग करता है प्रोटीन का, एक कोडिंग नहीं करता। आपको याद करना है कौन सा है ये, एक बार ध्यान दो तभी तुमको आएगा। इंटरफेरॉन वही है, इंटरफेरॉन क्यों बार बार आ रहा है भाई। सूक्ष्म जीवों में औषधि के महत्व, औषधि ये भी क्वेश्चन देखो हमने कर चुके हैं, ठीक है। ओके चलो अगला देखो क्वेश्चन जो है, इसका नाम, सभी का नाम आप कमेंट बॉक्स में करो। ये कमेंट बॉक्स में करने से क्या होता है बच्चों, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार याद करना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। MALTCMIHNCOHIV जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाक से करिए। अगला क्वेश्चन दे, डीऑक्सीराइबो शर्करा क्या है, इसका अणुसूत्र और संरचना बनाइए। अभी मैंने जस्ट बनाया था, फटाक से करो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, DNA और RNA में अंतर, क्या ये क्वेश्चन आया, इसका 4 या 5 अंतर एकदम कंफर्म याद कर लेना, एकदम अपने दिमाग में बैठा लो, याद करना है, याद करना है, याद करना है, तो याद ही करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हम चलते प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 जीवाणु का नाम और उसका वाहक नाम, या सर्कल लेंगे आराम से। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग रसायन, उर्वरक और पिंडकनाशक के प्रयोग में कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस किस प्रकार की इसका व्याख्या करना। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग हम लोग जो है पिंडकनाशक, उर्वरक और पिंडकनाशक, उर्वरक और पिंडकनाशक 2 है। तो उर्वरक में हम लोग को याद करना कौन कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, एसिलोटोरिया, है ना, और कौन कौन था याद है, राइजोबियम, बहुत सारे तो याद कराए थे भाई साहब, है ना। अगला देखो, अगला आपको मिलेगा पिंडकनाशी, पिंडकनाशी वाले BT वाला याद रखिएगा, BT बैचलर्स थ्योरी नाइजेनेसिस। चलो अगले चल, अल्कोहल के अति प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। अल्कोहल के अति प्रयोग से क्या होता है, लीवर इन्फेक्शन होता है और बहुत सारे त्वरित मतलब जो झगड़े उगड़े होते हैं, और धीरे धीरे डिप्रेशन होता है, एडिक्शन होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए, यानी DNA से RNA बनने की प्रोसेस पूछ रहा। उपार्जित प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, एक होती है बच्चों उपार्जित, एक सहज प्रतिरक्षा, एक उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा मतलब जो होती है जो विशेष होती है, ठीक है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 सेल काम करती है, T लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2, ठीक है। एक होती T लिम्फोसाइट, एक होती B लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, दोनों काम करती है, उसमें आपको लिखना है। जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। जैविक खाद का मतलब होता है जीवों द्वारा, जीवों द्वारा, याद रखिएगा, जैविक खाद जीवों के द्वारा। तो जीवों के द्वारा खाद बनाने में जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, याद है ना, राइजोबियम, ये सब जैविक खाद में आता है, ठीक है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। निम्नलिखित में किन्हीं 2 मानव व्याधि के कारण, व्याधि माने रोग होता है, ये 2 रोग के बारे में आपको, डेंगू और निमोनिया, ठीक है। तो 2 रोग देगा, डेंगू निमोनिया, कोई भी दे देगा
तो आपको याद ही करना है। जैसे मलेरिया तो मस्ट है, मलेरिया याद कर लेना। तो इस तरह क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उस संवर्धन में जहाँ ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान उत्प्रेरित होता है और कभी संवर्धन डालने पर लैक ओपेरान बंद हो जा रहा है, क्यों? कारण बताइए। तो देखिए इसमें लैक ओपेरान मैंने आपको समझाया था। लैक ओपेरान हम लोग जैकब और मोनार्ड ने दिया था। तो मैंने कहा लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होने पर जीन जो होता है ZAY जीन जो होता है वो क्या करता है, एंजाइम बनाता है और इसको तोड़ देता है। अगर वो अनुपस्थित होता है तो ये ऑफ हो जाता है। इसका डायग्राम बना करके मैंने समझाया था, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया मतलब एंटीबॉडी के बारे में आपको डायग्राम, इसका भी एंटीबॉडी का आता है, प्रतिरक्षी का इसका डायग्राम भी आता है, दोनों बना लें। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडी। प्रतिजैविक इसकी क्रिया विधि बताना, भाई सेम क्वेश्चन आ रहा। स्टेम कोशिका के बारे में क्या समझते हैं? स्टेम कोशिका मैं समझा देता हूँ। स्टेम कोशिका वह कोशिका होती है हमारी बॉडी में जो एक विशिष्ट कोशिका और फिर स्टेम कोशिका बनाती है। जैसे मान लो कि जैसे मेरे हाथ में कोई स्टेम कोशिका है, अगर मेरे हाथ में कट फट जाता है तो वो हाथ वाली ही स्टेम सेल को वहाँ पे पड़ी रहेगी, वो तुरंत घाव भरेगी। मतलब कैसे भरेगी? वो स्टेम सेल क्या करेगी, जो हाथ के सेल है उसको बनवाएगी और अपनी स्टेम सेल बनवाएगी कंटिन्यू होने के लिए। तो इसे हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। चिकित्सा में इनकी उपचार की भूमिका की समीक्षा करें। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हमारे शरीर में स्टेम सेल हमेशा एक्टिव रहे, ठीक है, तो वो हमेशा मेरे आर्गन बनाती रहेगी जो भी डैमेज होता रहेगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक वरदान भी माना जाएगा। स्टेम सेल बढ़ी रहेगी तो हम लोग जल्दी से बुढ़े नहीं होंगे, है ना, ये भी हो सकता है। डीएनए की आणविक संरचना का नामांकित चित्र और द्विगुणन के महत्व। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम डीएनए की संरचना द्विगुणन बना लेना। अगला क्वेश्चन है संक्रमण और असंक्रमक रोग से आप क्या समझते हैं? बहुत कुछ समझते हैं। संक्रमण और असंक्रमण रोग। संक्रमण रोग मतलब होता है जो कम्युनिकेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है, उसे संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे जुकाम है, टीबी है, एड्स है ना। असंक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, ठीक है। जैसे हार्ट अटैक है, जैसे बच्चों और क्या है, जैसे बच्चों कैंसर है, जैसे बच्चों और क्या है, जैसे बच्चों हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, मधुमेह रोग है ना, जैसे रतौंधी है, बहुत सारे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं, ठीक है। आगे चलते इनकी रोकथाम उपाय उपचार वगैरह वगैरह लिखा। वाहित मल उपचार किस प्रकार किया जाता है, इसको विस्तार में, ये विस्तार मैंने हजारों बार बताया। वाहित मल, सीवेज वाटर, गंदी जल, है ना। प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने विभिन्न वाले प्रतिरक्षा बताना। कितना तेजी से क्वेश्चन है। प्रतिरक्षा पहले बताना है, इसमें सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। इनकी विस्तार से एक एक को वर्णन कर देना, ठीक है। ओके, चलो फिनिश। आनुवंशिक कोड के आनुवंशिक कोड में पाए जाने प्रारंभ और समापन कोड को स्पष्ट कीजिए। ये देखो मैंने अभी बताया, सो इसको पूरा डिटेल से आपको आनुवंशिक कोड को लिखना है। ऐसे टेबल बनाना ना, उसमें देखना है ए ऐसे UAGC 3 बना करके उसको बताना। प्रोटीन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखना। प्रोटीन निर्माण के लिए टिप्पणी है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए से पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए से बना लेना प्रोटीन। कैसे बनेगा प्रोटीन? एमिनो एसिड को जोड़ते हुए चलना है, राइबोसोम लेना बच्चों और बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलीगोनल हेलो बच्चों, पॉलीगोनल प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है? तो इसमें 7 कोश की 8 केंद्रक होते हैं। कहीं पे दिया है 7 कोश की 8 केंद्रक, 7 कोश की 8 केंद्रक। अगर ऑप्शन नहीं सही होगा तो देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विषण की लीडिंग सेल क्या स्रावित करती है? एंड्रोजन, सही बात है, ठीक है।
गर्भ निरोधक गोलियों का प्रमुख भंडार, मतलब क्या उसमें पाया जाता है गर्भ निरोधक गोलियों में, तो आप याद रखना किसको बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो चीज़ होता है, अगर यहाँ पे एक दिया तो एक पे टिक मारो, और कभी कभी एस्ट्रोजन दे देगा तो एस्ट्रोजन में मार देना। द्विसंकरण टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है, तो थर्ड वाला 1:1:1 है। अगला देखो, अच्छा ये 1:1:1 ही आएगा ना, नहीं तो तुम द्विगुण संकरण में 9933 बोलने लगो। बहुभूमिता पर टिप्पणी लिखो। बहुभूमिता का मतलब ये होता है, बहुभूमिता का मतलब जब किसी भी फल में जो बीज होता है वो कई भागों में बटा होता है, तो ऐसी दशा को हम बहुभूमिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे नींबू है, नींबू हाँ, बहुभूमिता। अगला देखो, अनिषेक जनन की परिभाषा दे दी। अनिषेक जनन का मतलब ऐसे जीव जो किसी मेल के बिना या बिना निषेचन के अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है मधुमक्खियों में। यस सर। अगला देखो, पात्र निषेचन IVF वो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम को लिखना है। यस सर, लिख लेंगे आराम से। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों को सिलेक्ट किया, 4 लक्षणों को बताइए, कई बार क्वेश्चन है। तो देखो, मेंडल ने अपने 7 तुलनात्मक लक्षणों को सिलेक्ट किया, 14 लक्षण थे, 7 तुलनात्मक लिख दोगे तब पर भी सही है, कि नहीं 4 का नाम बताना, बता दोगे। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र चित्र बनाइए। टर्नर सिंड्रोम मतलब क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में बच्चों एक्स और ऑप्शन डी ये वाला, ठीक है, हो जाएगा। अपरिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र बना लोगे। यस सर, हो जाएगा। अंडाशय के TH सेक्शन का कार्य हो जाएगा। किसी व्यक्ति में यौन संचारी रोग के संपर्क में आने पे उसमें कौन से उपाय करना चाहिए, उसको डॉक्टर को सलाह देना चाहिए ना बच्चों। बहुत सारे लोगों से मीटिंग या संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखो। क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखना बेटा, जब क्रॉसिंग ओवर से एक DNA 2 DNA के जो गुणसूत्र एक X और X आता है, दोनों आपस में सेंट्रोमियर जोड़ा इसका खंड इसमें, इसका खंड इसमें, मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब देखो, आर्थोटोपस नाम का नामांकित चित्र बना लोगे, ये वाला भी। एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यस, बन जाएगा। अपरा की परिभाषा उनका काम हो जाएगा, वहाँ भी हमने बताया। संभरता चिकित्सा समापन क्या है, संभरता चिकित्सा समापन क्या है, इसका वो बताना है आपको। चिकित्सा समापन मतलब MTP आवश्यक क्यों है, इसको भी बताना है ना। MTP प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, दोनों में अंतर, लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा लिखना है। आवृत बीजी पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न भ्रूण पोष का चित्र 3 होता है। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन में 2 बताया था ना, केंद्र की और कोश की। एक होता है हार्वेलियस भ्रूण पोष, 3 बताना, तीनों को। द्विनिषेचन त्रिसंलयन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें देखो और ऐड होगा, हो सकता है यहाँ पर शुक्राणु नलिका का चित्र बनाना, ये कई बार पूछा गया, इसका चित्र बना लेना। वैसे चित्र वाला वीडियो मैं आज ही तुमको तुरंत जो भेजता हूँ, इसके बाद तुरंत आ जाएगा इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। जीनोटाइप यानी जीन और फिनोटाइप दृश्य रूप, जीन रूप और दृश्य रूप में अंतर, ये भी बता दे। किसी जीन के द्वारा जो लक्षण होता है उसे हम लोग फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, और जिसके जो जीन की जोड़ी होता है उसे जीन प्रारूप कहते हैं। असंग जनन पर देखो हम लोग टिप्पणी लिख चुके हैं बच्चों, ये भी हो गया क्वेश्चन ना। असंग जनन मतलब ऐसे पौधे जो बिना निषेचन के एक नए संतान बनाते हैं, असंग जनन। जैसे गन्ना के बीज नहीं होता, गन्ने के बीज से थोड़ी बनता है, गन्ने के काट करके हम दबा देते, एक नया जीवन बन जाता है। सही बात है सर। आवर्त चक्र पर कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है, ये भी होगा। बाध्य दंपत्ति की सहायता की कौन से मतलब विधि है, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF है ना बच्चों। यस, आगे देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कितना होता है, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर, और ये देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 23वीं जोड़ी में एक वाई एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। ऐसे मनुष्य में ना तो स्त्री होती है ना तो वो पुरुष, ठीक है। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा है जी।
देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ भाई साहब। ये हुआ अगला क्वेश्चन, देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। अगले क्वेश्चन में लोग चले पुष्पी पादम में लघु बीजांड जनन। हो लघु बीजांड जनन पूरा याद कर लेना। अच्छा, इसके साथ साथ गुरु बीजांड जनन है, उसको भी याद कर लेना। दोनों साथ में होना चाहिए, दोनों साथ में आता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, प्रजनन से आप क्या समझते हैं? मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। एक बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मादा जनन को हटा करके आप नर जनन तंत्र जरूर याद करना, ये क्वेश्चन, ठीक है। मानव जनन क्षमता को सीमित करने के दो उपाय। जनन क्षमता को सीमित करने मतलब वही है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। मेंडल के नियमों की व्याख्या, तीनों नियम दिया, 3 नियम है, तीनों नियम करना। मानव में लिंग निर्धारण XY पर टिप्पणी लिखना, हो जाएगा। युग्मक जनन, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में दोनों में अंतर आपको बताना है, ये याद करना, ठीक है। अच्छा, एक देखो ये 7-6 मॉडल पेपर हो गया। एक मॉडल पेपर में आपको जो है अभी जो है इसी दिन में दे दूंगा एक मॉडल पेपर जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं फटाफट करके दे देता हूँ। इतना पूरा सॉल्व कर लेना बच्चों, इतना पूरे क्वेश्चन को कर लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। एक मॉडल पेपर और दे देता हूँ, उसके बाद आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। और एक वीडियो में और आपको दूंगा चित्र यानी डायग्राम वाला, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट डायग्राम। इसके साथ नहीं लगाया मैं अभी तुरंत जो है उसको 5-6 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा कौन कौन सा चित्र आपको बनाना है, एक बार अभ्यास कर लेना। तब तक हंसते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय सभी को, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, बाय सर।